क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे थे। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 करवा चुकी हूँ। चैप्टर 6 करते हैं स्टार्ट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो देखो फर्स्ट टॉपिक है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तीनों में डिफरेंस ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। पहली बात बताती हूँ, एबिलिटीज क्या होता है। अगर मैं इस चैप्टर में एबिलिटीज यूज करूँ, ठीक है, तो एबिलिटीज का मतलब होता है स्किल और एंटरप्राइज। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग में क्या स्किल्स हैं और किस चीज में वो एक्सपर्ट है। तो एबिलिटीज का मतलब समझना क्या होता है। अगर मैं कहीं भी एबिलिटी की बात करूं तो एबिलिटी का मतलब होता है स्किल और एक्सपर्टीज, किसी चीज में वो एक्सपर्ट है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, आ जाती है एग्जाम में। तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। एक देश में जितने भी लोग हैं उनके पास क्या एबिलिटीज हैं, वो ऐसे क्या काम करते हैं, उनके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, किस चीज में वो एक्सपर्ट हैं जो कि देश की डेवलपमेंट में एडअप करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। एग्जाम्पल डॉक्टर्स, एग्जाम्पल फार्मर्स, एग्जाम्पल इंजीनियर्स, एग्जाम्पल साइंटिस्ट, एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर है। जो एबिलिटीज हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो कि इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन का काम करती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। आगे आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। अब इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो वो क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ह्यूमन कैपिटल होता है स्टॉक। अब देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं आपके, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। और ये दोनों चीजें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, उसका करा दूंगी मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग वीडियो जो है उसमें। स्टॉक क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम बोला है अभी इस वक्त देश में कितनी एबिलिटी है, राइट। स्किल और एक्सपर्टाइज क्या है, एबिलिटी। देश में कितनी एबिलिटी है इस टाइम पे, यानी कि कितने लोग ऐसे देश में है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कि देश की वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल पहला पॉइंट कि वो एक स्टॉक कंसेप्ट है। अब किसका स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल, स्किल और एंटरप्राइज का, किसमें, हमारे देश में। और स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नाम से क्या पता लग रहा है कि ह्यूमन कैपिटल को और फॉर्म करना, ह्यूमन कैपिटल को और बनाना। ह्यूमन कैपिटल क्या है, एबिलिटी का स्टॉक। तो एबिलिटी जो है उसके स्टॉक को बढ़ाना, उसको और ज्यादा बनाना, और ज्यादा उसकी फॉर्मेशन करना, उसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आप नहीं कर सकते ना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में देखनी होगी। अगर मैं बोलूं 2020 के स्टार्टिंग में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, 2020 की बिगिनिंग में जो पॉइंट ऑफ टाइम था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे 10,000 स्किल्ड वर्कर्स थे। और 2021 की बिगिनिंग में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास 12,000 स्किल्ड वर्कर्स थे। यानी कि 2020 की बिगिनिंग में 10,000 ह्यूमन कैपिटल थी, 21 की बिगिनिंग में 12,000 थी। तो इंक्रीज हुई है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ कितने पीरियड ऑफ टाइम में, एक साल में। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसका मतलब है जो स्टॉक है ह्यूमन कैपिटल का उसमें एडिशन, और एक साल में हो रहा है, ये किसी पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो रहा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होती। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन दी थी जीएम मीरे ने, पढ़ो क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ रीड कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक ये डेफिनेशन याद कर लेना। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन्स who have skill, education and experience which are essential for the economic and political development of a country। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखो ह्यूमन डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। तो देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, एक फ्लो कंसेप्ट जिसमें आप
ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक जो है उसको इंक्रीज कर रहे हो। अब ह्यूमन कैपिटल का स्टॉक आप इंक्रीज करते क्यों हो? जैसे आपकी देश में डेवलपमेंट हो, राइट? और देश में डेवलपमेंट कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है। अगर देश में डेवलपमेंट हो रही है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, तो उसका एक रीजन क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट भी तो है कि देश में ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रही है, उससे जो है आपका जीडीपी बढ़ रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली आपका एक एंड रिजल्ट है। और ये एंड रिजल्ट ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आपका अप्रोच हुआ? ये रिजल्ट देश में कैसे आया? जब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रही थी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक एंड रिजल्ट है। इस एंड रिजल्ट को लेने के लिए आपने जो मेहनत करी, मेहनत क्या है? ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना। तो ह्यूमन कैपिटल हो गया एक मीन्स टू एन एंड, यानी कि इस एंड तक पहुंचने का साधन ह्यूमन कैपिटल है। और एंड क्या है? एंड रिजल्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड विद द वैल्यू एडिशन, कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है तो वैल्यू एडिशन हो रही है देश में। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, इट इज द एंड रिजल्ट एंड इट इज द इंडेक्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। तो मतलब इस पैराग्राफ से आपको डिफरेंस पता लग जाना चाहिए ह्यूमन कैपिटल का और ह्यूमन डेवलपमेंट का। वो क्या है कि ह्यूमन कैपिटल है मीन्स टू एन एंड और ह्यूमन डेवलपमेंट है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। ह्यूमन कैपिटल इज लिंक्ड विद वैल्यू एडिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद द ह्यूमन वेलफेयर। ये दो पॉइंटर्स हैं डिफरेंस के। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। यहां से क्वेश्चंस आएंगे, हो जाएगा इस पेज से। यहां से क्वेश्चन सिंपल आता है कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस क्या है। पहले तो मीनिंग समझ लो। ह्यूमन कैपिटल बता ही दिया, जो स्किल है, एक्सपर्टाइज है ह्यूमन बींग्स के पास, उसको हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। फिजिकल कैपिटल मशीनरी हो गई आपकी, जो बेसिकली प्रोडक्शन में आप यूज करते हो जिन कैपिटल को, उसको हम कहते हैं फिजिकल कैपिटल। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है, सबको पता है। आपके पास जो नॉलेज है आपके पास हमेशा रहेगी वो, लेकिन फिजिकल कैपिटल जैसे कि मशीनरी वो परमानेंट आपके पास नहीं रहेगी। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल सोशल डेवलपमेंट में एड करता है कि जितनी ज्यादा एजुकेशन है उतनी ज्यादा सोशल डेवलपमेंट एक सोसाइटी की होगी। लेकिन फिजिकल कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में को एड करता है बेसिकली, कि जितनी ज्यादा मशीनरी होगी उतना ज्यादा इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर देश के पास होगा, उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो जीडीपी भी ग्रो करेगा। तो फिजिकल कैपिटल एड्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम ऑनर। आपकी मशीन है, आपने उसको बेच दिया तो अब उसका ऑनर कोई और हो गया, लेकिन जो आपके अंदर नॉलेज है उसका ऑनर कौन है? आप ही हो, राइट? मोबिलिटी के बेस पे अगर डिफरेंशिएट करें फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल को, तो देखो ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है। नेशनलिटी और कल्चर जो है उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज रिस्ट्रिक्टेड। बट अगर आप फिजिकल कैपिटल की बात करो तो आप उसको अक्रॉस बॉर्डर्स भेज सकते हो, तो कंप्लीटली मोबाइल है वो। बस ट्रेड बैरियर्स एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, अदरवाइज तो इट इज कंप्लीटली मोबाइल। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बेसिस पे देखें तो फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। डेप्रिसिएशन यानी कि लॉस इन द वैल्यू ओवर टाइम। अगर एक मशीन है, वॉशिंग मशीन देख लो फॉर एग्जाम्पल, कितने साल चलती होगी? मुश्किल से 10 साल, उसके बाद आपको नई खरीदनी पड़ती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल जो है उसमें भी डेप्रिसिएशन होती है विद एजिंग, कि जैसे आपने पढ़ना छोड़ दिया आज तो 10 साल बाद आप भूल जाओगे चीजें कि आप कभी पढ़े भी थे। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी एजुकेशन में, कॉन्टिन्यूसली बुक्स वगैरह पढ़ते हो, तो आप डेप्रिसिएशन को कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो। लेकिन फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। ठीक है, बेनिफिट्स क्रिएटेड के बेस पे डिफरेंशिएट करें तो फिजिकल कैपिटल बेनिफिट्स फ्लो फ्रॉम द बायर टू प्रोड्यूसर, तो सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट्स क्रिएट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मशीन मैंने खरीदी है, जिसने मशीन बनाई है वहां से मशीन मेरे पास आ गई तो मैं फायदा उठाऊंगी ना उस मशीन का। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं। अगर मेरे पास कोई नॉलेज है और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे साथ साथ बाकी सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी भी हेल्प हो रही है। तो सोसाइटल चेंज, सोसाइटल बेनिफिट्स भी आपका होता है ह्यूमन कैपिटल की वजह से। अब सोर्सेज अगर हम देखें ह्यूमन कैपिटल के या डिटर्मिनेंट्स हम ह्यूमन कैपिटल के देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट द सोर्सेज और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल का जो स्टॉक है उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें हम कैसे एडिशन कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, उसके सोर्सेज देखो। एजुकेशन पे अगर सरकार खर्च करे तो, राइट, अब हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, पैसे कम लगते हैं किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इन कंपैरिजन टू उसके रिटर्न्स।
पढ़ोगे आप 20 साल, आगे के 60 साल जिंदगी के सेट है, अगर ऑन एवरेज 80 साल की उम्र है तो। ठीक है, आगे है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। पढ़ा ही होगा आपने कि अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। तो अगर हम अपने हाइजीन पे, अपने सैनिटेशन पे खर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है उससे। ठीक है, अब देखो मेडिसिन 3 टाइप की होती है, यहाँ से पता लग रहा है वो इस पैराग्राफ से। प्रिवेंटिव मेडिसिन जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह, क्यूरेटिव मेडिसिन मेडिकल इंटरवेंशन एट टाइम ऑफ इलनेस। देखो एक बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती है, उस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए उसको हम प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। बीमारी हो गई उस टाइम जो इलाज के टाइम पे दवाइयाँ चलती हैं उसको हम क्यूरेटिव मेडिसिन कहते हैं। और सोशल मेडिसिन वो होती है हेल्थ लिटरेसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो अगर सरकार हेल्थ पे खर्च करती है, लोग हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा टाइम तक काम कर पाएंगे, ज़्यादा डेवलपमेंट होगी देश की। और डेवलपमेंट कैसे होती है? जब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है। उसके बाद है ऑन जॉब ट्रेनिंग। जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है उससे जो है वर्कर्स को हेल्प मिलती है कि अपनी स्किल्स को और शार्प कर सके। स्किल्स ज़्यादा शार्प होंगी, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट बनेंगे, तो जो उनकी एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज होगी, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली देश की डेवलपमेंट हो ही रही है। ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स की होती है, जैसे कि वर्कर्स में भी ट्रेंड इन फर्म्स, या तो जहाँ वो काम करते हैं उनको वहीं ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, ऑन द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, या ऑफ कैंपस ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे खर्चा करोगे तो ऑब्वियसली वो एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। सोर्स यानी कि जहाँ से ह्यूमन कैपिटल जनरेट होती है। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा जो आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या यूनिवर्सिटी लेवल होते हैं, गवर्नमेंट और एनजीओज जो हैं वो कुछ स्टडी प्रोग्राम एडल्ट्स के लिए भी अरेंज करवाते हैं, जिससे एडल्ट्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो उनकी स्किल्स बढ़ रही हैं, स्किल्स बढ़ रही हैं तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है। ह्यूमन कैपिटल एक मीन्स टू द एंड है, और एंड क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, माइग्रेशन, माइग्रेशन भी कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, कैसे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन अलग से बन जाता है कि माइग्रेशन कैसे एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। तो देखो गांव से लोग आते हैं कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। अब जितना पैसा वो कमाते थे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में उससे ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, अब वो गाँव से शहर आ रहे हैं कुछ पैसे लगा के, तो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन लगती है, बट वो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन जो है वो हमेशा कम होगी देन दी गेन्स ऑफ माइग्रेशन। सिंपल सा पॉइंट है भाई, गाँव में कमा रहे थे वो 100-200 रुपये, शहर में आके ज़्यादा पैसे कमाएंगे ऑब्वियसली। तो माइग्रेशन की वजह से भी तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है कि वहां पे वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे गांव में, क्योंकि उनको काम मिल नहीं रहा था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी वहां पे, राइट? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम थी, तो जो उनकी स्किल्स थी लोगों की वो अब अर्बन एरियाज में आके डेवलप हुई। तो माइग्रेशन जो है उसकी वजह से जो ये इनएक्टिव स्किल्स है उनका यूटिलाइजेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भाई, गाँव में आप कुछ काम कर नहीं रहे, आपके अंदर स्किल्स है, तो आपकी जो स्किल्स है वो उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा देश। अब आप अर्बन एरियाज में आ रहे हो, आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, नौकरी मिल रही है, तो आप काम कर रहे हो, तो जो आपकी स्किल्स थी जो कि इनएक्टिव पड़ी थी बहुत टाइम से, उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है। और ह्यूमन कैपिटल क्या है? मीन्स टू दी एंड, और एंड क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम पढ़ ही वही रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज क्या है, तो माइग्रेशन इज अ सोर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, अब जॉब से रिलेटेड आप अवेयरनेस फैलाओ देश में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाओ, तो लोगों को पता लगता है कि अच्छा यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट खुला है तो हम यहाँ पे जाके अपने स्किल्स को शार्प करते हैं, मतलब यहाँ जाके पार्ट लेते हैं इस इंस्टीट्यूशन में, इस एनजीओ में, ये चीज़ें सीखते हैं। जैसे सिलाई सेंटर खुले होते हैं आजकल गाँव में। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि सोर्सेज क्या है ह्यूमन कैपिटल के, तो एजुकेशन, हेल्थ, ऑन जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस फैलाना और माइग्रेशन। 6 पॉइंटर्स हैं। अगला टॉपिक देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो की डिटर्मिनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। सिंपल सी बात है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, तो वो यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाऊंगी बस। सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन आता है तो 3 पॉइंट्स पढ़ लेना, हेडिंग दिमाग में सेट कर लेना, अंदर का तो हम खुद ही लिख लेते हैं, बट टॉपिक समझ में आ जाए तो, रोज समझाने का काम मैं कर ही रही हूँ।
तो 3 पॉइंट आएंगे। चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ। इमोशनल एनवायरमेंट जो है वो कंड्यूसिव बनता है टू ग्रोथ एज पीपल टेंड टू एक्वायर ग्रोथ ओरिएंटेड एटीट्यूड एंड एस्पिरेशंस। गांव में है, आपका दिमाग सारा दिन लगता है टाइम पास कामों में। गांव में से आप आ जाओ शहर में, स्कूल्स में आप जा रहे हो, कॉलेजेस में आप जा रहे हो, आपका दिमाग हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड रहता है कि आज ये काम करना है, आज ये असाइनमेंट करनी है, बड़े होके ये करना है, ये कोचिंग लेनी है, ये करना है, वो करना है। तो जो इमोशनल एनवायरमेंट है वो चेंज होता है, राइट। और वो कैसे चेंज हो रहा है? जब आप किसी इंसान के अंदर स्किल्स डाल रहे हो, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को आप इनिशिएट कर रहे हो, तो इमोशनल एनवायरमेंट चेंज होता है, मटेरियल एनवायरमेंट भी चेंज होता है। अब धीरे धीरे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो देश की पॉपुलेशन जो है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो मटेरियल एनवायरमेंट जो है इट बिकम्स हेल्पफुल टू ग्रोथ एज द सोसाइटी नाउ पोजेस हायर नंबर ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेन्ड वर्कर्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट पर यूनिट। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल क्या हो गई? आउटपुट पर यूनिट ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो इंजीनियर्स की स्किल्स बढ़ रही है, स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा देश में हैं, तो वो मशीन्स को ज्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं, बिकॉज अब वो वर्कर्स स्किल्ड है, उनको पता है ये मशीन्स जो है कैसे चलेंगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। पेस ऑफ ग्रोथ जो है वो एक्सिलरेट हो रहा है, राइट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो गिव्स द बर्थ टू इनोवेटिव स्किल। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रही है, इन्वेंशन हो रही है, टेक्निकल इंप्रूवमेंट हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो हो ही रही है ना फिर। सो दीज आर द लाइफ लाइन ऑफ ग्रोथ। जो ये इंप्रूवमेंट है फिजिकल कैपिटल में, प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज में, लाइफ लाइन है ग्रोथ की देश के लिए। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। By enhancing productive capacities of labor force, human capital formation induces greater employment. लेबर जो है उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज जो है जब वो इंक्रीज होती है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है ना। अब एक तो है भाई, एक फैक्ट्री है, टेक्निकल फैक्ट्री है, उसको चाहिए वर्कर्स। अब एक तो ऐसा है जो अनपढ़ वर्कर है, उसको कुछ नहीं पता, और एक ऐसा है जिसको पता है कि इसके अंदर मशीन कैसे चलती है। तो फैक्ट्री इसको चूज करेगी ऑब्वियसली इसको। इसके पास स्किल्स कैसे आई? जब सरकार ने फोकस किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे, तो उसकी वजह से पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हो तो स्किल्ड वर्कर्स ज्यादा है, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है उन लोगों के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश की। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट आ जाता है एमसीक्यू में, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए ये पॉइंट छाप देना। ये 7th 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल की बात करी गई थी कि अगर ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाओगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करोगे, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाओगे जो कि एसेट बनेगा देश के लिए, तो उससे जो है इकोनॉमिक और सोशल चेंज जो है देश में आएगा ही आएगा। एक चैलेंज भी आता है हमारे पास यहाँ पे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज इट इज चैलेंजिंग टू मेजर ग्रोथ इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, बट हम ये एक्चुअल में एसेस नहीं कर पाते कि ह्यूमन कैपिटल से कितनी ग्रोथ हो रही है देश की। जैसे एजुकेशन तो हम मेजर कर सकते हैं कि स्कूलिंग ईयर जो है, कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, टीचर पीपल रेशियो क्या है, एनरोलमेंट रेट क्या है, बट इट इज डिफिकल्ट टू एसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। होती है ये चीज, पता लग गया कि एजुकेशन कितने लोगों को मिल रही है, बट क्वालिटी क्या है वो नहीं पता लग रही, सिर्फ क्वांटिटी पता लग रही है। सिमिलरली हम हेल्थ सर्विसेज को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में देश में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, वो हम नहीं पता लगा पा रहे। इट इज बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। We find that in developing countries, human capital is growing at a rate faster than the rate of economic growth. Human capital तो बढ़ रही है, quantity तो बढ़ रही है, but quality नहीं बढ़ रही है, तो economic growth उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही है, right? Cause and effect relationship होता है basically human capital में और economic growth में। अगर human capital formation जो है वो कम होता है तो economic growth भी कम होती है, सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ कम है तो देश की जीडीपी इनकम कम है। अब इनकम कम है तो लोग इन एजुकेशन और स्किल्स में, हेल्थ सर्विसेज में
कम खर्चा करेंगे और इन चीज़ों में कम खर्चा होगा तो अगेन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा देश में धीरे धीरे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से वापस से ये, चेन इफेक्ट कहते हैं इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। दोबारा सुनो, देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम है यानी कि स्किल और एक्सपर्टीज कम है। स्किल और एक्सपर्टीज कम है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कम है यानी कि देश की जीडीपी कम है। अब देश की जीडीपी यानी कि लोगों के पास इनकम जो कि कम है। अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली एजुकेशन हेल्थ पे इतना खर्चा नहीं करूंगी मैं कि मैं लिवलीहुड ही जी लूं, खाना शेल्टर फूड एंड शेल्टर ही मेरे को मिल जाए वही बहुत है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एजुकेशन और स्किल्स पे फोकस नहीं होगा देश में, उस पर फोकस नहीं हो रहा तो अगेन ह्यूमन कैपिटल कम नहीं हो गई। सो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल। चेन इफेक्ट कहते हैं इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। मेजर प्रॉब्लम्स जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फेस करता है भारत में वो क्या है। तो बेसिकली 5 पॉइंट है। पहला है राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सरकार जो है स्कीम्स लेके आती है लेकिन इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो जो पर हेड अवेलेबिलिटी है फैसिलिटीज की वो नहीं हो पाती। भाई 100 लोग हैं, 90 लोगों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही है तो इस टाइप की दिक्कत जो है वो आती है। अब लोगों को फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है। क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो रही है तो जो स्पेशलाइज स्किल है, नॉलेज है, वो उनको नहीं मिलती तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बन पा रही, तो दिक्कत है ना ये, ठीक है। अगला पॉइंट है ब्रेन ड्रेन। आप पढ़ इंडिया से रहे हो, जा आप कैनेडा रहे हो, काम आप उनके लिए कर रहे हो, ब्रेन ड्रेन हो गया। हमारे देश में तो हो ही नहीं पाया डेवलपमेंट, तो ये प्रॉब्लम है। उसकी वजह से जो प्रोसेस है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में, वो स्लो डाउन हो गया। बिकॉज पढ़े आप इंडिया में, चले गए बाहर, बाहर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देश के लिए आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा ही नहीं। फिर है डेफिसिट मैन पावर प्लानिंग। इसमें क्या है, एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाई इंडिया बिटवीन स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबरर्स। उसकी वजह से ही आपको पता होगा अंडर ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देश में बढ़ती जा रही है। भाई स्किल्स भी हैं आपके पास, उसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं देश में। और इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। स्किल है फिर भी देश नहीं मिल, जॉब नहीं मिल रही है और उसी की वजह से लोग बाहर जाते हैं। इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। अब इतनी प्रॉपर क्वालिटी स्किल नहीं है कई लोगों के पास। तो देखा होगा ना आपने कि टीचर्स हैं सरकारी स्कूल में, उनको लिखना नहीं आता है कुछ भी, तो वो थोड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। हायर एजुकेशन बढ़ रही है, यूनिवर्सिटीज देश में खुल रही हैं, ठीक है, बट फिर भी बच्चे फोकस कर रहे हैं रटने पे। एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा जैसा होना चाहिए इफेक्टिव, प्रैक्टिकल, वो नहीं है, तो वो भी एक दिक्कत क्रिएट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बेसिकली एजुकेशन के बारे में है, या एजुकेशन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है HRD का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अच्छा, इंडिया में एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी, उसका नाम चेंज कर दिया है। बहुत सिंपल है, बहुत आंसर कमेंट से बताना मेरे को। देखो एजुकेशन क्या है, टीचिंग, ट्रेनिंग, लर्निंग, स्पेशली जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में होती है, नॉलेज उससे इम्प्रूव होती है और स्किल्स डेवलप होती है, सबको पता है। एजुकेशन की वजह से ही इकोनॉमिक और सोशल चेंज देश में आता है। However, compared to other countries of the world, spread of education in India has not been so encouraging. सिंपल सी स्टेटमेंट है, समझ में आ गई होगी। लिटरेसी रेट भी हमारे देश में कम है। 2011 का सेंसस देखें तो सिर्फ 74.04% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, और बाकी अगर डेवलप्ड कंट्रीज हम वर्ल्ड में देखें तो वहाँ पे लिटरेसी रेट 90 से 95% है। अब एजुकेशन और लिटरेसी रेट आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है, एजुकेशन एक वाइडर टर्म है। एजुकेशन जो है एक वाइडर टर्म है देन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब सिर्फ हमारे यहाँ बताया गया है रीड एंड राइट, कि आपको कोई अगर पेपर दे दूं मैं, आप उसको पढ़ सकते हो, उसको लिख सकते हो, तो आप लिटरेट हो, ठीक है। एजुकेशन जो है वो वाइडर टर्म है। आपके पास प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शरी या हायर एजुकेशन होनी चाहिए, तब मैं बोलूंगी एजुकेशन है आपके पास। तो लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया। एजुकेशन ज्यादा वाइडर टर्म है देन लिटरेसी। अब इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप बनते हो अगर आपके पास एजुकेशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है देश में। नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स का अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं।
अब आप पढ़े लिखे हो तो आपको पता है कि भाई ये रिसोर्स यहाँ पे मिलता है और इस रिसोर्स को आप यहाँ पे यूज करते हो, तो ये आप पॉलिसीज जो है वो अच्छी खासी बना पाओगे देश के लिए। इंजीनियर्स अच्छे आएंगे, डॉक्टर्स अच्छे आएंगे, ठीक है। मेंटल होराइजन पीपल का बढ़ता है, ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप होती है, कल्चरल स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब कुछ इंप्रूव होता है। अब सिंपल सी बात है, जैसे हमने इंडस्ट्रीज में देखा था बिगिनिंग में, पिछले चैप्टर्स में, कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज की हालत हमारे देश में अच्छी नहीं थी, तो सरकार ने क्या बोला, हम इंटरवीन करते हैं, हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खोली गई, पीएसयूज खोले गए और इंडस्ट्रीज को सरकार ने पैसा दिया, इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टमेंट किया, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करा। सिमिलरली एजुकेशन और हेल्थ अगर हम देखें तो दोनों पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना ज़रूरी है हमारे देश में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर जो है उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो वो एजुकेशन पे और हेल्थ पे इन दोनों को चाहिए होती है ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो खर्चा इजीली कर सकती है सरकार। प्राइवेट इन्वेस्टर्स का जो काम है वो होता है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपको पता ही है भाई, प्राइवेट स्कूल की फीस देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पैसे लगते हैं वो देख लो। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो हाई प्राइजेस लगाएंगे एजुकेशन और हेल्थ के लिए, लेकिन पुअर लोग फिर इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एजुकेशन और हेल्थ को, तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नेसेसरी है या नहीं है? ऑब्वियसली है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। उससे पहले ये बॉक्स देख लेते हैं क्या है इसमें। जस्ट बिकॉज द एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर इज हायर इन एलिमेंट्री एक्सपेंडिचर and expenditure per student is higher in tertiary education, it does not mean that financial resources should be transferred from tertiary to elementary or from elementary to tertiary। क्या बोला गया है इसमें? इंडिया में क्या है ना, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, उनको खर्चा उस पर ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। टर्शरी एजुकेशन पे इसके कंपैरिजन में खर्चा कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पर हेड यानी कि एक बच्चे पे खर्चा ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो क्या हम इसका एक्सपेंडिचर इसमें शिफ्ट कर दें या इसका खर्चा इसमें शिफ्ट कर दें? दोनों में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर को दोनों जगह इंक्रीज़ कर दो। ज़्यादा टीचर्स हमें चाहिए हायर लेवल पे, इसका मतलब ये है, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बेसिक सी स्टेटमेंट है। आगे देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पर लगता है उसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एज द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट या एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ठीक है, दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, जीडीपी के परसेंटेज की फॉर्म में या टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट के परसेंटेज की फॉर्म में। एजुकेशन कमीशन 1964 to 1966 it had recommended that to make noticeable growth in educational achievements the government of India must spend around 6% of GDP on education। यानी कि जितना देश का जीडीपी है उसका 6% खर्च करना चाहिए हमें एजुकेशन पे। एट प्रेजेंट कितना हो रहा है कमेंट्स में मेरे को बताना। ओके, 1999 में मतलब एजुकेशन कमीशन ने क्या बोला था उसकी स्टेटमेंट हो गई है। फिर 1999 में तापस मजुमदार कमेटी जो है उसने बोला था कि 1.37 लाख करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट को जो है 10 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए बेसिकली इस टाइम पीरियड में करना चाहिए एजुकेशन पे, टू ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 अंडर एजुकेशन कवर। अब जब कमीशन सेटअप हो रखे हैं देश में, कमिटीज सेटअप हो रखी है एजुकेशन पे ये बताने के लिए कि कितना खर्चा करना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो एजुकेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो दो कमिटीज की स्टेटमेंट मैंने बता दी, कोई कहता है 6% खर्च करो, कोई कहता है इतने रुपए खर्च करो 10 सालों में। तो कंपेयर टू द रिकमेंडेड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिसेंट ईयर्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन स्पेंडिंग अ लिटिल ओवर 4% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन व्हिच हैज प्रूवन टू बी क्वाइट इनएडिक्वेट टू अचीव द एजुकेशनल एस्पिरेशंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर हम ये माने, इनने बोला था भाई 6% खर्च करो, और ये टाइम पीरियड देखो कब बोला था, अब 2024 में तो पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है। ये चलो पुराना डेटा होगा, तो रीसेंट डेटा मेरे को कमेंट्स में आप बताना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 4% खर्च कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो इनएडिक्वेट है। यहाँ पे 6% की तो रिकमेंडेशन दी है, चलो नहीं मानो आप, लेकिन फिर भी एडिक्वेट तो खर्च करो। ओनली एंड ओनली 4% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो आओ। ओके, यूएसए में कितना खर्च होता है कमेंट्स में बता देना मेरे को ये चीज़ भी। बाकी ये पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बता रखा है कि इतना परसेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया था, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ डिटेल्स हैं आपकी, फिगर्स हैं बेसिकली।
और इम्पॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, आंसर राइटिंग में आएंगी तो आ जाएंगी। यूज ये लास्ट वाला पैराग्राफ देख लो कि भाई वेरिएशन देखो स्टेट्स के बीच में। हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम खर्च करा जाता है एजुकेशन पे, बिहार में सबसे कम करा जाता है। ठीक है, एजुकेशनल फाइनेंस, हु स्पेंड्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच। स्टेट गवर्नमेंट जो है 10 से 30% खर्चा करती है अपने एनुअल बजट का। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ टोटल एजुकेशन बजट फॉर इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना करोड़ खर्च करती है एनुअली, नियरली 3% टोटल बजट का। टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर दोनों गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो 80 से 90% आता है। पेरेंट्स बाय वे ऑफ फीस फॉर द चिल्ड्रन 4 से 5%। प्राइवेट ट्रस्ट जो है 7% खर्च करती है एजुकेशन में। एंडोनमेंट्स 3%। तो ब्रॉड कंक्लूजन जो है दैट एमर्जेस इन इंडिया दैट डिस्पाइट अ ट्रेंड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, बल्क ऑफ स्पेंडिंग इज डन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आजकल कौन ही जाता होगा सरकारी स्कूलों में, सुना आपने अपने आसपास, कहीं भी नहीं सुना होगा, लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम बल्क है खर्चे का वो कौन कर रहा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव मेजर 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट। एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी में भी इंक्लूडेड है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। तो फंडामेंटल राइट बनाया गया था एजुकेशन को 2009 में कि चिल्ड्रन जो है 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज में राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट देते हैं, वो लेके आई थी सरकार। दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन डीपीएसपीज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, पढ़ लेना इसको, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं। एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, पहले ये पढ़ लेते हैं। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राइज टू रेगुलेट एजुकेशन सेक्टर थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बेसिकली सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की बुक्स तैयार करता है ये। UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इट इज अ प्राइमरली द फंडिंग अथॉरिटी फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, enforces the rules and regulations regarding higher education in country, colleges, universities से डील करता है ये। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है रिलेटेड टू टेक्निकल या इंजीनियरिंग एजुकेशन देश में। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एजुकेशन एंड रिसर्च इन द हेल्थ सेक्टर। एक और रह गया आपका NTA, बात ही मत करो उसकी तो, राइट, ओके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स लेता है, शीटिंग भी करा देता है। ओके, एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, देयर हैज बीन एन एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन। तो 5 ईयर प्लान्स, एजुकेशन का एक्सपेंशन दिख रहा है। टेबल सिंपल सी है, प्रोग्रेस बताता है कि एजुकेशन फील्ड में कितना प्रोग्रेस हुआ था। इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो बिगिनिंग का चैप्टर था, इजीली मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है, पॉइंट टू पॉइंट बताया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है कवर सब कुछ करवा देती हूँ। 1951 में इतनी परसेंट थी टोटल पॉपुलेशन जो लिटरेट थी, 2011 में वो इतनी हो गई। इंपॉर्टेंट नहीं था खैर ये पेज। आगे देखो, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन, फोकस ऑन एजुकेशन जो है ट्रिमेंडसली देश में बढ़ रहा है। एनकरेजिंग टू नोट दैट इतना परसेंट चिल्ड्रन जो है अब स्कूल में जाते हैं, बट इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स एक बिटर ट्रुथ भी है। डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है संविधान में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिटवीन 16 to 14 ईयर्स ऑफ एज। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में, सरकारी स्कूल ही देख लो, काफी डिसअपॉइंटिंग है। अब पैसे तो सरकार डालती है एजुकेशन पे, एजुकेशन तक वो आते ही नहीं है, बीच में कोई खा लेगा, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा ना देश का। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलोनिस कंपाउंड शुड बी अ फर्दर प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होता है एजुकेशन में, वही काम जो भी बताया, पैसे आते हैं वहां तक पहुंचता ही नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज का इश्यू देश में है। एक सर्वे है बाय क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, आंसर राइटिंग में इसको यूज कर सकते हो। फाइंड्स दैट, आंसर तो क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे इससे, फाइंड्स दैट चिल्ड्रन कंटिन्यू बी रिफ्यूज्ड एडमिशन टू स्कूल्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नहीं है और प्रूफ नहीं है अपने रेसिडेंस का, डोमिसाइल बेसिकली नहीं है, तो आपको स्कूल में जो है एडमिशन नहीं देता है। एक सर्वे है क्राई ने, वो ये बताता है। कुछ केसेस में पेरेंट्स जो है ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर कंपेल्ड टू पे फीस। सच इंस्टेंसेस पॉइंट टू बी सीरियस बॉटलनेक इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। ये जो वर्ड है आपका बॉटलनेक, अच्छा वर्ड है, इसको यूज कर सकते हो आंसर्स में। बॉटलनेक यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक हेल्पलेस सिचुएशन टाइप ऑफ, ठीक है। Along with the following facts and figures makes education still a challenging proposition in India.
एजुकेशन जो है अभी भी एक चैलेंजिंग टॉपिक है इंडिया में। क्यों? उसके रीजंस हैं, आपके 6 रीजंस हैं। ये एग्जाम में आ सकते हैं, ये ऊपर का तो इंपॉर्टेंट नहीं था। ये क्राई का सर्वे की जो उसने स्टेटमेंट दी थी वो देख लेना। लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट देश में है हमारे टॉप नंबर पे। कंग्रेचुलेशंस। नियरली 36 करोड़ पीपल जो है इलिटरेट है। इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन भी नहीं है जितने हमारे यहाँ इलिटरेट लोग हैं। एडिक्वेट वोकेशनलिज्म, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन है। रट लो रात भर PYQs, अगले दिन पेपर दिया हो कॉलेज में, हो गया काम। एम्स में ही पेपर ऐसे देके आते हैं बच्चे, कल पेपर है आज पढ़ रहे हो रात को। डॉक्टर्स एंड देन वी कॉल देम फ्यूचर डॉक्टर। सारे बच्चे नहीं, ऑब्वियसली कुछ अमाउंट ऑफ पीपल। 2011-12 में NSSO का डेटा था। अच्छा, NSSO का नाम चेंज हो गया है, NSO या CSO क्या है, कमेंट्स में बताना। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ग्रेजुएट यूथ में रूरल एरियाज में 90%, विद दैट इन अर्बन एरिया 16% है। फीमेल ग्रेजुएट्स 30% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी भी दिख गई हमें यहाँ पे देश में। एजुकेशन तो कम थी ही, इलिटरेसी तो थी ही देश में इतनी ज़्यादा, जेंडर इनइक्वालिटी भी दिख गई। जेंडर बायस, ठीक है। इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, एनरोलमेंट रेशियो जो है फीमेल में वो कम है। इसीलिए कई गवर्नमेंट एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो अगर वो फीस चार्ज करते हैं ना, मतलब आपको गवर्नमेंट एग्जाम भरना है तो फॉर्म फिलअप करना होता है, 50-60 रुपये लगते हैं, कई ज़्यादा भी लगते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो माफ है। क्यों? जेंडर बायस को डील करने के लिए। रूरल एक्सेस लेवल कम है। प्राइवेटाइजेशन और लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, नाम से ही पता लग रहा है क्लियरली। तो इसकी वजह से जो है एजुकेशन अभी भी एक दिक्कत है हमारे देश में। ओके, सो दिस वाज अ चैप्टर एंड कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता देना। इसकी बुक की अगर मेरे को PDF शेयर करनी है देन टेल मी, टेलीग्राम पे कर दूंगी। बाकी क्वेश्चंस एज सच कुछ इम्पोर्टेंट दिख नहीं रहा है मेरे को, सब कुछ करा ही दिया है। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।